नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे, चाहे वो आपका आने वाला पेपर 1 का है, चाहे वो आपका आने वाला हाईकोर्ट का एग्जाम है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन या HPRC के अपकमिंग एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोलते हैं जुकारू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो बोलते हैं कि जुकारू उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है। यहाँ पर देखा जाएगा तो जुकारू फेस्टिवल अभी मनाया गया है। तो जुकारू फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश की पांगी वैली में या फिर पांगी क्षेत्र में जो है ये मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पांगी जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो आता है और पांगी का जो हेडक्वार्टर है वो किलाड़ में जो है वो आता है। पांगी में जो है वो रेजिडेंट कमिश्नर भी बैठते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। और अगर हम बात इस जुकारू फेस्टिवल की बात करते हैं तो ये थोड़ा सा नया भी है आपके लिए जानना, क्योंकि किताबों में ये चीज़ें कम लिखी गई होती हैं। अगर देखिए आप जानेंगे इस जुकारू फेस्टिवल के बारे में तो ये अमावस्या की रात को जो है वो मनाया जाता है और सील के नाम से जो है वो उसको मनाते हैं। सील के नाम से, इस तरह से सील के नाम से जो है उसको मनाते हैं। और इसमें जो है वो सील के साथ साथ पड़ित भी जो है वो मनाया जाता है। इस तरह से पड़ित भी जो है वो मनाया जाता है। पड़ित, इस तरह से पड़ित भी मनाया जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ के लोग जो हैं वो अमावस्या की रात को जो है वो राजबलि को पूजते हैं, फिर या फिर ये कह लीजिए कि ये जो रात होती है ये राजबलि को जो है वो अर्पित रहती है। यहाँ पर लोग जो है वो घर का जो मुखिया खास तौर पर होता है वो सुबह जल्दी उठता है, स्नान करता है और राजा बलि के समक्ष जो है वो यहाँ पर माथा टेकता है जाकर। माथा इसलिए टेकता है ताकि जो असुरी शक्तियाँ हैं वो जो है वो उनसे दूर रहें और राजा बलि जो है वो असुरी शक्तियों को अपने नागलोक में जो है वो ले जाएं और धरती पर जो है वो सुख शांति जो है वो बनाए रखें। पितरों की पूजा की जाती है, भगवान सूर्य को जो है वो अर्घ दिया जाता है, घर में जो है वो नए नए पकवान बनाए जाते हैं और लोग जो है वो एक दूसरे के पाँव जो है वो छूते हैं। और लोग पकवान बनाकर जो है वो जो गांव का सबसे बुजुर्ग इंसान होता है वहाँ पर उनके पास जो है वो ले जाते हैं और उनकी भी जो है वो काफ़ी रिस्पेक्ट वहाँ पर जाकर करते हैं और उनका आशीर्वाद भी जो है वो प्राप्त करते हैं। तो ये सब जो है उस जुकारू फेस्टिवल में होता है। पांगी वैली में मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट चंबा को पांगी के साथ कौन कौन से दर्रे जोड़ते हैं, तो चंबा से जब आप पांगी की ओर जाएंगे तो एक साच दर्रा जो है वो आता है। साच दर्रा चंबा को जो है वो पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। साच के अलावा जो है वो एक और दर्रा है जिसका नाम जो है वो दराती दर्रा है, जो कि चंबा को पांगी के साथ जो है वो जोड़ता है। ये दर्रे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहा जाता है पहले के टाइम में जब राजा को जो है वो किसी को पनिशमेंट देनी होती थी, सजा देनी होती थी, तो वो राजा पांगी उसको भेज देता था। पांगी के क्षेत्र ये बड़े ही दूर दराज के क्षेत्र थे, इनको काला पानी की तरह माना जाता था। फिर वहाँ से वापस आना जो था वो बड़ा मुश्किल होता था। परंतु चलो आज के टाइम में तो कनेक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज हो चुकी है। तो ये दर्रे हैं साच पास और दराती पास, जो कि चंबा को पांगी के साथ जोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज इम्प्लीमेंटिंग द प्रमोशन ऑफ डिजिटल पेमेंट इन मंडीज प्रोग्राम इन 2 मंडी ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा स्थान है जो कि हिमाचल प्रदेश की 2 मंडियों में जो डिजिटल भुगतान जो है उसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम जो है वो लागू कर रहा है। तो डिजिटल मंडियों, जो सब्जी मंडियां होती हैं, अनाज मंडियां होती हैं, सब्जी मंडियां जहां पर फ्रूट वगैरह आपकी बिकेंगे सारे जाकर, वहां पर जो है वो डिजिटल जो आदान प्रदान हो सके उसके लिए जो है वो बढ़ावा दिया जा रहा है और एक कार्यक्रम जो है वो लागू किया जा रहा है। ये कार्यक्रम जो लागू किया जा रहा है, इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। ऑप्शन ए बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछने वाला ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा यहाँ से आपसे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। क्वेश्चन पूछने वाला ये भी पूछ सकता है कि कौन कौन सी मंडियां हैं जहाँ पर इस तरह से अलग अलग प्रोग्राम जो है वो चलाए जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश में 2 ऐसी मंडियां हैं। एक मंडी जो है वो आपके पास आ जाती है ढली मंडी। ढली मंडी जो है वो एक ये मंडी आ जाती है जहाँ पर इस तरह से प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ये ढली मंडी शिमला में पड़ती है। और एक APMC मंडी है। ये जो APMC मंडी है ये सोलन की मंडी है। ठीक है, ये 2 मंडियां हैं जहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इसमें QR कोड जो है प्रोवाइड करवाए गए हैं। ये जो QR कोड प्रोवाइड करवाए गए हैं, ये जो ढली मंडी शिमला की है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा जो है वो इस तरह से हेल्प की जा रही है। और ये जो APMC मंडी है सोलन की, यहाँ पर जो है वो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है वो हेल्प की जा रही है, ताकि ऑनलाइन
पेमेंट जो होती है उसको प्रमोट किया जा सके। तो ये आपने ढली मंडी भी ध्यान रखने, टोटल 2 मंडियां हैं ऐसी, ढली मंडी है, एपीएमसी मंडी है सोलन की। किस किस बैंक के द्वारा यहाँ पर हेल्प की जा रही है वो भी पता चल गया आपको। एक तो आपको ढली मंडी जो है वहाँ पर जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा, और एक एपीएमसी मंडी सोलन की जो है वहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है वो हेल्प की जा रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वो क्या पूछा गया है, बोलते हैं हु awarded a costly robe and with a salute of 7 guns to Raja Shamsher Prakash for his सर्विस ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट। तो बात की जा रही है ये राजा शमशेर प्रकाश की। शमशेर प्रकाश ये सिरमौर के राजा हैं। बोलते हैं कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इनकी सहायता के लिए इनको महंगे वस्त्र दिए गए थे और 7 तोपों की सलामी दी गई थी। ये किसके द्वारा जो था वो किया गया था। देखो जब 1857 का विद्रोह हुआ तो जिन राजाओं के द्वारा अंग्रेजों की अच्छी खासी हेल्प जो था वो की गई थी, उनको कैसे न कैसे अंग्रेजों ने सम्मानित किया था। तो उनमें से थी एक आपकी सिरमौर रियासत, यहाँ के राजा हुआ करते थे शमशेर प्रकाश। अब शमशेर प्रकाश ने अंग्रेजों की सहायता की तो उनको 7 तोपों की सलामी जो था वो दी गई थी। अब ये सलामी किसके द्वारा दी गई थी, तो ऑब्वियसली ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही दी गई होगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट की सहायता ही जो था वो की गई थी। परंतु चलो पता चल गया आपको कि उस टाइम जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो शमशेर प्रकाश सिरमौर के जो था वो राजा हुआ करते थे और इनको जो था वो 7 तोपों की सलामी दी गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला, क्योंकि ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम अंग्रेजों का साथ देने वाले सिरमौर के राजा कौन थे, तो वो थे शमशेर प्रकाश, और उनको क्या दिया गया था, उनको 7 तोपों की सलामी जो था वो दी गई थी। अगर राजा शमशेर प्रकाश की बात करते हैं तो इनके द्वारा नाहन फाउंड्री की स्थापना जो था वो की गई थी। एक नाहन फाउंड्री है जिसकी स्थापना इन्होंने की थी, और ये स्थापना जो था वो इनके द्वारा कब की गई थी, 1875 में इनके द्वारा ये स्थापना जो था वो की गई थी। इनके द्वारा जो था वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, इनके सिरमौर का जो नाहन क्षेत्र है, नाहन में जो है वो म्युनिसिपल कमेटी की स्थापना भी की गई थी। 1868 की बात है, ये नाहन में जो है वो म्युनिसिपल कमेटी जो है वो बनाते हैं, और इनके द्वारा जो है वो लॉर्ड रिपन का सम्मान भी किया गया था जब लॉर्ड रिपन सिरमौर की यात्रा पर आए थे। तो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि लॉर्ड रिपन जब सिरमौर आए थे तो उस टाइम सिरमौर के राजा कौन थे, तो ये हुआ करते थे शमशेर प्रकाश, और लॉर्ड लिटन भी थे। एक लॉर्ड लिटन भी आए थे, रिपन तो आए ही थे परंतु लॉर्ड लिटन भी आए थे, और इनके द्वारा उनके सम्मान में लिटन मेमोरियल भी जो था वो बनाया गया था। कौन सा मेमोरियल, लिटन मेमोरियल भी बनाया गया था। लिटन मेमोरियल जो है वो 1878 में जो था वो बनाया गया था इनके द्वारा। तो ये सब आपने राजा शमशेर प्रकाश के बारे में बातें ध्यान रखनी है। सिरमौर के बारे में अगर कोई इंपॉर्टेंट किताब पूछी जाती है तो वो है तारीख़ रियासत सिरमौर किताब, जहाँ से सिरमौर के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन देखने को मिलता है। ये जो तारीख़ रियासत सिरमौर किताब है, इसके लेखक कौन है, तारीख़ रियासत सिरमौर किताब के लेखक हैं रणजौर सिंह। तो रणजौर सिंह का नाम एक प्रोमिनेंट राइटर्स की लिस्ट में जो है वो आता है। सिरमौर रियासत के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे, वो थे राजा राजेंद्र प्रकाश। राजा राजेंद्र प्रकाश थे, और 15 अप्रैल 1948 को डिस्ट्रिक्ट सिरमौर को जो था वो हिमाचल प्रदेश में अच्छे से जो था वो मिला दिया गया था, पूर्णतः रूप से ये हिमाचल प्रदेश में आकर मिल गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं अंडर राष्ट्रीय गोकुल मिशन अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इज गोइंग टू बी एस्टेब्लाइज एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो बोलते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है वो एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये जो उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत, ये कहाँ पर हिमाचल में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपको पता होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट ऊना के बसल में। ऊना के बसल में ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। डिस्ट्रिक्ट ऊना के बसल में जो है ये स्थापित किया जाएगा, और ये बात जो था वो हिमाचल प्रदेश के बजट में जो था वो कही गई थी कि इस तरह से जो है वो बसल डिस्ट्रिक्ट ऊना में जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 44 करोड़ रुपया जो है वो लागत रखी गई थी। और जब मैंने बजट पढ़ाया था आपको तो मैंने ये भी बताया था कि यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट ली जाएगी वो किससे ली जाएगी। टेक्निकल असिस्टेंट जो है वो यहाँ पर ली जाएगी एक कंट्री से जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क कंट्री की सहायता से जो है वो इस तरह से टेक्निकल असिस्टेंस लेकर जो है वो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत जो है वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिस्ट्रिक्ट ऊना के बसल में 44 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो तैयार किया जाएगा। हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की बात करते हैं क्योंकि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी जो है वो इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो पढ़ रखे हैं, परंतु मैं आपको वो वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताता हूं जो हमने बजट में जो है वो पढ़ रखे हैं। जैसे कि हमने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक कार्प फिश फार्म जो है वो कहा गया था बजट में कि कार्प फिश फार्म एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। वो कहाँ पर किया जाएगा, वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में जो है वो स्थापित करने की बात कही थी। ठीक है, एक कार्प फिश फार्म का ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है।
और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एजुकेशन ऑफ दिव्यांगजन, दिव्यांगजनों की एजुकेशन के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बनाया जाएगा। वो कहाँ पर बनाया जाने की बात कही गई थी? वो कांडाघाट में जो है वो बनाए जाने की बात जो था वो कही गई थी। तो कांडाघाट भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस तरह का ये 2 दिन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे जिनको बनाए जाने की बात जो था वो बजट में कही गई थी। और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पढ़ना जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में जो है वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेगा। खासकर जो आने वाले पेपर 1 है, अभी जो पेपर 1 होने वाले हैं, उनके लिए आपको अच्छे से तैयारी इसकी करनी है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 के लिए, आप तैयारी कर रहे हैं हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, आप HPRC के अपकमिंग एग्जाम जैसे कि सब इंस्पेक्टर, TGT ऐसे एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक टेस्ट सीरीज चाहते हैं जहाँ से आपकी अच्छे से तैयारी हो सके और आपको आपकी कमियों का पता चल सके और उन कमियों को आप अच्छे से एनालाइज भी कर सकें और इम्प्रूव कर सकें। तो उसके लिए आप हमारे इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अच्छे खासे डिस्काउंट पर ये टेस्ट सीरीज आपको अभी तक जो मिल जाएगी इजीली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में तो उसके लिंक दिए गए हैं। कोई भी दिक्कत अगर आपको आती है तो आप हमें डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं। साथ में आपने ध्यान रखना है कि जैसे ही आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना है। अगर आपने पहले भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है तो टेस्ट सीरीज ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। अगर कोई दिक्कत आती है टेस्ट सीरीज ग्रुप ज्वाइन करने में तो आप हमें ईमेल करना, आपको टेस्ट सीरीज ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। हमने जो टेस्ट डिस्कस किए हैं HP GK के, नेशनल इंटरनेशनल GK के, करंट अफेयर के, वो हमने वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किए हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सके। क्वेश्चन देखिए अगला, बोलते हैं हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालयस। तो बोलते हैं स्कल्पचर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालय किताब है, किसके लेखक कौन है। हम अक्सर जो किताबें पढ़ते हैं वो एक आसान लेवल की किताबें हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी गई हैं, परंतु आसान के बाद एक मीडिएट लेवल का लेवल, एक मीडियोकर लेवल का जो है वो एक किताबों की लिस्ट आती है और एक टफ लेवल की आती है। तो ये टफ लेवल की लिस्ट है जहाँ पर आपको स्कल्पचर्स ऑफ वेस्टर्न हिमालयन किताब के राइटर का नाम पता होना चाहिए। तो ये किताब VC ओहरी जी के द्वारा लिखी गई है। VC ओहरी, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास हमेशा ही ये किताबों की अपडेटेड लिस्ट रहती है जहाँ पर इंपॉर्टेंट किताबें और उनके राइटर्स दिए गए हैं। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं। तो किताबों की लिस्ट में आप देखिए, जैसे कि हमने स्कल्पचर ऑफ वेस्टर्न हिमालय पढ़ा कि VC ओहरी जी के द्वारा लिखी गई है, वैसे ही एक और किताब है आर्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी VC ओहरी जी के द्वारा ही लिखी गई है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ हिमाचल प्रदेश किताब है, ये TS नेगी जी के द्वारा लिखी गई है। हिमालयन वंडरलैंड ट्रैवल इन लाहौल स्पीति किताब है, MS गिल के द्वारा लिखी गई है। इंडियन पेंटिंग फ्रॉम द पंजाब हिल्स, WG आर्चर के द्वारा लिखी गई है। और पहाड़ी चित्रकला किताब है जो कि KL वैद्य जी के द्वारा लिखी गई है। तो ये हमने 4, 5, 6 किताबें कोई पढ़ी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और जो नई भी हैं थोड़ी, एक तरह से नहीं तो ऐसा नहीं कि अभी अभी लिखी गई हैं, परंतु चलो याद नहीं होंगी आपको, क्योंकि हमने जो ट्रेडिशनल किताबें पढ़ी हैं वो तो आपको याद ही हैं। ट्रेडिशनल किताबों से मेरा मतलब है जैसे कि कांगड़ा पेंटिंग किताब MS रंधावा के द्वारा लिखी गई है। लाजो किताब शांता कुमार जी के द्वारा लिखी गई है। कंट्री लाइफ किताब नोहरा रिचर्ड के द्वारा लिखी गई है। हिमाचल इट्स अ शेप एंड स्टेट किताब जो है वो डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी के द्वारा लिखी गई है। अबॉर्ड ऑफ गॉड किताब एंड्रयू विल्सन के द्वारा लिखी गई है। किन्नर देश किताब राहुल सांकृत्यान के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरह की किताबें हैं जो कि बार बार ट्रेडिशनली एग्जाम में पूछी गई हैं, परंतु ये भी एक किताबें हैं जो याद रखने वाली हैं। अगले क्वेश्चन की ओर जो है बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ लोकल वेराइटी ऑफ आलमंड। तो बोलते हैं कि इनमें से जो है वो लोकल वेराइटी जो बादाम की है वो जो है वो कौन सी है। अगर हम बात करते हैं बादाम की लोकल वेराइटी की इनमें से, तो तेलंगी सिलेक्शन और रिब्बा सिलेक्शन करके ये बादाम की लोकल वेराइटी है। ऑप्शन सी सही आंसर है। अब देखो, रिब्बा का नाम सुनते ही आपके मन में एक क्वेश्चन और आना चाहिए। जो रिब्बा है ना वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में आता है और रिब्बा को जो है वो वैली ऑफ ग्रेप्स के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। अंगूरों की घाटी जो है वो कहाँ पर है, वो रिब्बा को जो है वो कहते हैं। तो रिब्बा डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है वो आता है। एक क्वेश्चन ये क्लियर हो गया। यहाँ पर एलिसन और हेवर्ड करके जो है वो 2 नाम दिए गए हैं। एलिसन और हेवर्ड का नाम सुनते ही आपको पता चलना चाहिए कि आपने ये भी कुछ ना कुछ वेराइटीज़ पढ़ रखी हैं। तो ये किसकी वेराइटीज़ हैं, ये कीवी की वेराइटीज़ जो है वो आती हैं। कीवी की ये 2 वेराइटीज़ हैं, एलिसन और हेवर्ड। इसके अलावा मोंटी करके एक वैरायटी आती है कीवी की, मोंटी करके MONTY करके, और एक ब्रुंग करके एक वैरायटी आती है कीवी की। मोंटी और ब्रुंग भी जो है वो कीवी की वैरायटीज़ हैं। तो हमारा यहाँ पर कीवी क्लियर हो जाता है। यहाँ पर हमारा जो है वो एक आलमंड क्लियर हो जाता है। इसके अलावा जो पूछा जाता है वो टमाटो वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है।
पोटैटो वगैरह के बारे में पूछ लिया जाता है तो वो भी मैं थोड़ी सी वेराइटीज़ जो है वो आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं पोटैटो की तो देखो हमारे पास सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है जो कि कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो है वो स्थित है। अब पोटैटो की जो वेराइटीज़ आती हैं उसमें कुफरी जवाहर कर कुफरी चंद्रमुखी कर कुफरी अलंकार कर कुफरी पुखराज कर कुफरी सतलुज कर कुफरी पुष्कर कर इस तरह से वेराइटीज आ जाती हैं। और एक अप टू डेट कर वैरायटी आती है, वो भी पोटैटो की ही वैरायटी है। तो अप टू डेट भी पोटैटो की ही वैरायटी जो है वो हो गई। और अगर हम टोमेटो की बात करते हैं, टमाटर की बात करते हैं, तो टोमेटो की वैरायटी रहती है एक टोमेटो देखो सोलन में अच्छी खासी मात्रा में मिलता है, तो सोलन लालिमा कर एक वैरायटी आती है, सोलन लालिमा कर ये सोलन लालिमा करके वैरायटी आती है यहाँ पर टोमेटो की। और एक हिम सोना कर वैरायटी आती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोमेटो की, हिम सोना 7711 कर वैरायटी आती है, ये भी जो है टोमेटो की ही वैरायटी है। एक 2000 प्लस कर 2000 इस तरह से और प्लस कर ये भी जो है वो किसकी वैरायटी है, ये भी जो है वो वैरायटी है आपकी टोमेटो की। तो ये टोमेटो, पोटैटो, कीवी और आपका आलमंड जो है वो यहाँ से क्लियर हो गया। इस तरह की वैरायटीज पूछी जाएंगी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द एवरेज रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज इनकी औसत वर्षा होती है वो कितनी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज वर्षा होती है वो कितनी होती है, वो 1251 mm इनके मिलीमीटर जो है वो होती है। ये हिमाचल प्रदेश में एवरेज रेनफॉल जो है वो होती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अगर हम इस तरह से बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो और क्या क्या क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछे जाएंगे, तो हिमाचल प्रदेश में रेनफॉल के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। रेनफॉल के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब ये तो एवरेज हो गई, जो पूरे साल में रेनफॉल जो था वो यहाँ पर नोट की गई थी। एक क्वेश्चन बनता है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ पर होती है, वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। अब कांगड़ा का क्वेश्चन भी पुराना हो गया है, सबको याद हो गया है कि कांगड़ा में ज़्यादा रेनफॉल होती है, धर्मशाला में ज़्यादा रेनफॉल होती है। कांगड़ा के बाद हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है, कांगड़ा के बाद चंबा में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। चंबा के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बाद जो है वो मंडी में हाईएस्ट रेनफॉल होती है। ये अभी तक का जो डाटा हमारे पास अवेलेबल था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और एक और क्वेश्चन यहाँ से अब लेटेस्ट जो बनता है वो ये बनता है कि रेनफॉल जो हुई वो मंथ वाइज पूछ ली जाएगी, जैसे कि जून से सितंबर तक की पूछ ली जाएगी। जून से सितंबर 2023 का ये आंकड़ा लेटेस्ट अवेलेबल जो है हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग जून से सितंबर 2023 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में 879 मिलीमीटर रेनफॉल जो था वो हुई थी। और उसके बाद के जो अक्टूबर से दिसंबर तक के जो महीने हैं वहाँ पर कितनी रेनफॉल जो था वो हुई थी। अक्टूबर से दिसंबर तक के महीनों में जो था वो रेनफॉल हुई थी 45 मिलीमीटर। 45 मिलीमीटर बहुत कम रेनफॉल थी। ये अक्टूबर से दिसंबर 2023 का ही आंकड़ा है जो कि 45 मिलीमीटर रेनफॉल जो था वो यहाँ पर हुई थी। तो रेनफॉल का ये पैटर्न जो है वो हिमाचल प्रदेश में रहता है। एवरेज रेनफॉल जून से सितंबर तक की और अक्टूबर से दिसंबर तक की रेनफॉल, इनको एक साथ कहीं पर लिख लेना, तभी ये याद रहेंगी। रिवाइज करने में भी आपको हेल्प मिलती रहेगी। यहाँ से फिर आगे बोलते हैं क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं चीनी ड्यूरिंग द मानसून वाज द आयरे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल। तो मानसून के दौरान चीनी एक जगह का नाम है। बोलते हैं निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का निवास स्थान जो था वो हुआ करता था। तो चीनी किस गवर्नर जनरल का निवास स्थान हुआ करता था, चीनी जो था वो लॉर्ड डलहौजी का निवास स्थान जो था वो हुआ करता था। लॉर्ड डलहौजी जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड डलहौजी का निवास स्थान जो था वो हुआ करता था चीनी के बारे में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किसका निवास स्थान जो था वो ये हुआ करता था। अब और क्या क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, लॉर्ड डलहौजी के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं, परंतु हम थोड़ा सा चीनी के बारे में जान लेते हैं। जब हिमाचल प्रदेश में 6 नंबर का जिला जो है वो बनाया जाता है, 6th डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है, वो 6th डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था, किन्नौर जो था वो 6th डिस्ट्रिक्ट जो था वो बना था। 6 नंबर का जिला किन्नौर जो है वो बनाया जाता है। तो महासू जिले से चीनी तहसील को जो था वो अलग किया गया था, फिर किन्नौर जिले का निर्माण जो था वो हुआ था। और कौन से ईयर में किन्नौर जिले का निर्माण हुआ था, 1960 में किन्नौर जिले का निर्माण जो था वो हुआ था। अभी तक जब हिमाचल का गठन होता है तो 4 जिले होते हैं, फिर एक और जिला जो है वो जुड़ता है हिमाचल प्रदेश में। 5वें नंबर का जिला 1954 में जो है ये जुड़ता है, बिलासपुर उसका नाम होता है। और उसके बाद 6 नंबर का जिला हिमाचल प्रदेश में जुड़ता है, वो 1960 में जो है वो जुड़ता है। 1960 में ये 6 नंबर का जिला जुड़ता है और 6 जिले उस टाइम हिमाचल में हो गए थे। और उसके बाद 1960 के बाद जो है वो 1966 में 1966 में जो है वो पंजाब का एक पुनर्गठन करके कमीशन जो है वो आता है और हिमाचल प्रदेश के जो है वो जिलों
जिलों की संख्या भी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। 4 नए जिले हिमाचल में जोड़ दिए जाते हैं 1966 में, और अब हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या जो था वो नवंबर 1966 को जो था वो बढ़कर 10 जो था वो हो गई थी, और हिमाचल का एरिया भी उस टाइम बढ़ गया था। हिमाचल का एरिया बढ़कर 55,763 स्क्वायर किलोमीटर जो था वो हो गया था, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी आपको देखने को मिलता है। और 1971 में फिर हिमाचल प्रदेश को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है। फिर 2 और डिस्ट्रिक्ट बनाए जाते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को तोड़कर, जैसे कि ऊना डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाता है। एक ऊना के अलावा हमीरपुर जिला भी बनाया जाता है। महासू को शिमला का नाम दे दिया जाता है। शिमला और सोलन 2 नए जिले बन जाते हैं, और टोटल जिलों की संख्या कुल मिलाकर जो है वो 12 हो जाती है। और अभी भी हमें हिमाचल प्रदेश में 12 ही जिले देखने को जो है वो मिलते हैं। तो इस तरह से जो था वो हुआ था। मैंने चीनी तहसील से लॉर्ड डलहौजी का नाम भी यहाँ पर लिया था। तो एलाइड का मेंस भी अगर आप देंगे तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ एक पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ बताइए। 5 पॉइंट या 4 पॉइंट पूछ लेते हैं कई बार ऐसे मेंस के एग्जाम में। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में मेंस नहीं भी है ना भाई, तो प्रीलिम्स में भी ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका पेपर 1 हो गया, जो भी एग्जाम है आपका उसमें इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में ध्यान रखना है कि इनके द्वारा एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी। एक ये पॉइंट इनके द्वारा हो गया। इसके द्वारा इसके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत इन्होंने जो है वो अलग अलग जो रियासतें हुआ करती थी उनको अनेक्स कर लिया था, जैसे कि सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो वुड्स डिस्पैच कमीशन का गठन भी जो था वो किया गया था। ये जो वुड्स डिस्पैच कमीशन था ये किससे संबंधित था, तो ये एजुकेशन से संबंधित है, और ये 1854 में जो था वो गठित किया गया था। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो पहली रेलवे लाइन जो है वो चलती है, जो कि बॉम्बे से लेकर थाने तक जो है वो चलती है। बॉम्बे से थाने तक चलती है, और ये था 1853 जब ये पहली रेलवे लाइन जो था वो चलाई गई थी 1853 में। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो एक विडो रीमैरिज एक्ट करके भी लाया गया था। ये विडो रीमैरिज एक्ट था 1856 का। इनके कार्यकाल के दौरान जो था वो सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी हुआ था। और क्वेश्चन आपके लिए ये है कि सेकंड एंग्लो सिख वॉर जो था वो कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, तो सेकंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49 में जो था वो हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं किसके बारे में, लॉर्ड डलहौजी के बारे में। 4-5 पॉइंट तो इजीली याद रह जाएंगे, प्रीलिम्स भी सॉल्व हो जाएगा, मेंस भी सॉल्व हो जाएगा अगर है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु साइडेड विद द मुगल इन बैटल ऑफ नदौन। तो बोलते हैं नदौन की लड़ाई में मुगलों का पक्ष किसने लिया था। अब नदौन की लड़ाई होती है जिसमें मुगलों का पक्ष किसके द्वारा लिया गया था वो पूछा गया था। हम बैटल ऑफ नदौन के बारे में डिटेल से भी जानेंगे, परंतु पहले तो मैं आंसर इसका बता देता हूँ डायरेक्टली आपको कि किसने जो था वो मुगलों का साथ जो था वो लिया था यहाँ पर। तो राजा दयाल ऑफ बिजरवाल थे और राजा ऑफ कांगड़ा थे जिनके द्वारा मुगलों का साथ लिया गया था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए अच्छे से। नदौन की जो लड़ाई हुई थी मुगलों का पक्ष किसने लिया था, तो मुगलों का पक्ष जो था वो राजा दयाल के द्वारा लिया गया था, जो कि बिजरवाल के राजा होते थे, और कांगड़ा के जो राजा उस टाइम हुआ करते थे उनके द्वारा लिया गया था। एक क्वेश्चन ये बैटल ऑफ नदौन के बारे में पूछेंगे। दूसरा क्वेश्चन बैटल ऑफ नदौन के बारे में बड़ा ही सिंपल सा रहेगा कि बैटल ऑफ नदौन आखिर हुई कब थी। तो बैटल ऑफ नदौन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हुई तो नदौन में ही थी, और इसका ईयर भी अगर आपसे स्पेसिफिक रूप से मेंशन कर पूछा जा रहा है तो इसका ईयर है 1691। 1691 में ये बैटल ऑफ नदौन जो था वो हुई थी। तो ये थी बैटल ऑफ नदौन। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द राइट टू ट्रेड बिटवीन तिब्बत एंड विच स्टेट वाज ग्रांटेड बाय तिब्बत एज अ जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप दैट कंटिन्यूड टिल 1962। तो बोलते हैं तिब्बत और किस राज्य के बीच में व्यापार का अधिकार तिब्बत द्वारा दोस्ती के संकेत के रूप में दिया गया था, जो 1962 तक जारी रहा था। यानी कि व्यापार जो है वो चालू कर दिया जाता है, जो कि एक दोस्ती का संकेत माना जाता है। तो तिब्बत और किस स्टेट के बीच में ये था, तो तिब्बत और बुशहर स्टेट के बीच में ये था। बुशहर देखो तिब्बत के साथ बाउंड्री लगाता है, तिब्बत चाइना जो कहते हैं उसके साथ उस टाइम बाउंड्री लगाता था। तो किन्नौर भी उस टाइम जो था वो बुशहर में ही जो था वो आता था। तो 1962 तक जो था ये ट्रेड जारी रहा था, उसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, बैन हो गया था ये। अगर हम बुशहर की बात करते हैं तो बुशहर रियासत की स्थापना जो था वो किसके द्वारा की गई थी, श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के द्वारा जो था वो इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। और बुशहर रियासत के बारे में ही हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट जानने को मिलते हैं। हमें जानने को मिलता है कि यहाँ के एक राजा हुए थे जिनका नाम केहरी सिंह था। केहरी सिंह को जो था वो अजानू बाहू कहा जाता था, और इनको जो था वो छत्रपति की उपाधि भी दी गई थी। छत्रपति की उपाधि जो था वो औरंगजेब के द्वारा जो था वो इनको दी गई थी। बुशहर के राजा हुआ करते थे
राजा शमशेर सिंह के द्वारा जो था वो 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ नहीं दिया गया था। अब अंग्रेजों का साथ इन्होंने नहीं दिया था तो अंग्रेजों ने इनके खिलाफ एक्शन भी लेना चाहा था, परंतु कारणवश वो एक्शन नहीं ले पाए थे उस टाइम। एक तो सेना की कमी थी उनके पास और भी उनके पास जो था वो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए थे, तो इसलिए वो उस टाइम उनके ऊपर एक्शन नहीं ले पाए थे और वो बच गए थे एक तरह से, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। और बुशहर रियासत के अंतिम शासक राजा पदम सिंह जो था वो हुआ करते थे। तो ये सारे क्वेश्चन है बुशहर रियासत के बारे में। और 1962 तक जो था वो यहाँ पर ट्रेड जारी रहा था, जो कि इनके बीच में दोस्ती का एक अच्छा संकेत जो था वो माना जाता था। क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा गया है। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग हेल्प्ड राजा संसार चंद टू एक्सपेल गोरखा फ्रॉम कांगड़ा। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसने राजा संसार चंद को गोरखा को कांगड़ा से निष्कासित करने में मदद की थी। अब गोरखाओं के द्वारा कांगड़ा के ऊपर जो था वो अटैक किया गया था और राजा संसार चंद को कांगड़ा किले में जाकर शरण लेनी पड़ी थी। फिर वो बड़े ही जो था वो कमजोर वहां से पड़ गए थे, फिर उन्होंने किसी की सहायता मांगी थी। वो आपको बताना है कि किसकी सहायता उनके द्वारा जो था वो मांगी गई थी, किसने उनकी सहायता की थी, कौन से ईयर में की थी, वो आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले जो मिशन एलाइड का एडिशन है उसमें मैंने डिटेल से आपको ये बताया था, अभी आप कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको याद है, और विद ईयर कमेंट कर बताना, अच्छे से रिवीजन होगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम से सर्च करना @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।